हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू आज सेंट्रल बैंक के फंक्शन बचे हुए ख़त्म कर देते हैं और बाबू बुक भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी कल से शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक नई बुक की चर्चा, ठीक है बेटा। सेंट्रल बैंक में एक फंक्शन हम लिख चुके हैं बेटा, करेंसी इशुइंग अथॉरिटी, जहाँ मैंने 3 बातें करी थी। इधर देखना पहले मेरी तरफ। सर आरबीआई सोल करेंसी इशुइंग अथॉरिटी है, बट बेटा कुछ चीजें आरबीआई प्रिंट नहीं करता। 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी है। और मैंने कहा भी था 1 रुपी का नोट उठाकर देखे ना, फाइनेंस मिनिस्टर के साइन नजर आएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद बाबू हमने बात भी करी थी कि आरबीआई अंधाधुंध कितनी भी करेंसी में प्रिंट कर सकता है। उसके लिए आपको गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है इक्वलेंट अमाउंट का, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड बुलियंस, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म में। और उसके बाद हमने बात करी थी एडवांटेजेस क्या है सोल करेंसी इशुइंग अथॉरिटी के। 4 एडवांटेजेस भी पड़ी थी। आगे बढ़ाए बात को बाबू। फंक्शन में पहले तो फंक्शन यही हो गया, करेंसी इशुइंग अथॉरिटी। मैंने कहा था मैं 5 पार्ट करूंगा, पर आपको स्पेस का आइडिया नहीं होगा, इसलिए आप मत बनाओगे बाबू। आप वैसे ही सीखे हो जैसे भी करो, आप मीटिंग बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, वरना आइडिया नहीं होगा। साथ साथ लिखो। क्या कुछ तो बोलते हैं बैंकर को बताता हूँ। बैंकर सामने देखना, अभी मत देखना, मत देखना, बस हेडिंग लिखो। क्यों नहीं, मैंने कहा था इधर देखना, जो मेरी तरफ सुनना। करेंसी इशुइंग अथॉरिटी में कितनी बातें थी? 3। सर यहाँ पर कितनी बातें? 3। सर गवर्नमेंट या बैंकर टू द गवर्नमेंट में 3 बातें एक्सप्लेन करके आ रहे हैं। ये तीनों बातें एक्सप्लेन करके आओगे तो पूरे बट्टा पूरे नंबर की तैयारी कर रहे हो, कुछ छोड़ोगे तो नंबर कट जाएगा। सर बैंकर है आरबीआई टू द गवर्नमेंट, कितनी गवर्नमेंट का बैंकर है? सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग जेएंडके। किसी टाइम पर जेएनके में जब आर्टिकल 370 हटा नहीं था, तब बाबू जेएनके का अलग सेंट्रल बैंक था। आर्टिकल हट जाने से ये भी फायदा हुआ कि आरबीआई अब जेएनके को इंक्लूड करके सभी स्टेट्स का और सेंटर का बैंकर है। बैंकर होने से क्या सर्विस देगा आरबीआई? मानो किसके पास खुलवाऊंगा? विद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, और भी कोई बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, कमर्शियल बैंक। सर यही सारे काम अगर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने में बता रहे, विड्रॉल करने में बता रहे, फॉरेन सब कुछ आरबीआई करेगा, की तरह काम करता है, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल बात। सर आरबीआई उनके नौकर की तरह भी काम करता है, एज एजेंट। एज एजेंट क्या करता है, इधर देखना प्लीज बाबू। एज एजेंट आरबीआई पब्लिक डेट मैनेज करता है। पब्लिक डेट मतलब कुछ नहीं, अगर ध्यान है तो मैं एक बात बोल दूं, नहीं ध्यान तो बोल देना। टेबल्स इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। कुछ याद है? बीएसटी। और अगर नहीं याद है, मैं यही की बात बोल देता हूँ, अगर इको की याद है तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड ने बोली थी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। याद है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नहीं याद है? कोई टेंशन नहीं, 15 मिनट में बता रहा हूँ इसी मुद्दे पर, ठीक है जी। एज एजेंट पब्लिक डेट मैनेज करके देता है। सर एज फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है?
फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब भी एडवाइस चाहिए होती है कि मॉनेटरी हालत क्या चल रही है देश की, इकोनॉमिक हालत क्या चल रही है, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, तो एडवाइस करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी है सरकार का, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कॉल और गवर्नर के साथ मीटिंग फिक्स, फिर जानते रहो इकोनॉमी की हालत क्या है तुम्हारे। तो दिक्कत कोई परेशानी तो तीनों बातें समझ में आगे बढ़े। चलो जी बाबू ये नोट डाउन कर देना, मैं अगला फंक्शन लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ वो भी लिख देना जल्दी से सर। लेकिन इसमें ना मैंने बता दिया कि क्या क्या लिखना है, अब अपने शॉर्टकट फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दो एंटायर बैंकिंग, तो थोड़ा आपको याद रहेगा, ठीक है। लो फटाफट से तीनों फंक्शन में लिख देना, और वो लिख लेना। आप पहले समझने पर ध्यान दो। और जैसे आरबीआई इज द गवर्नमेंट्स बैंक, वैसे बेटा आरबीआई तो बोलते हैं बैंकर्स बैंक, दूसरा नाम ही आरबीआई का बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों का भी। बाबू इसमें भी तीन बातें बतानी है, और ये तीन अलग अलग आरबीआई के और फंक्शन है, यानी देखा जाए अभी मैंने आरबीआई के 5 फंक्शन करा दिए, 1 2 और ये 3 और बताऊंगा, 3 4 5 6 आरबीआई के 5 फंक्शन बता रहे हैं। अभी 3 बार क्या है। अब सबसे पहली बात, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। सर किसको नहीं पता सीआरआर के बारे में, ये बताओ। पहले उससे पहले भी बहुत चर्चा हुई है, आज मैं फिर चर्चा करूंगा इस पर। सर कैश रिजर्व क्या होता है, क्या बैंक 10 के 10 लाख का लोन कर सकता है? नहीं। सीआरआर और एसएलआर छोड़ दो, मतलब एलआरआर को छोड़ दो, दोनों का कॉम्बो है। सीआरआर और एसएलआर को छोड़ दो, उसके अलावा आप लोन कर सकते हो। मान लो इकोनॉमी में सीआरआर का रेट आरबीआई ने फिक्स किया हुआ है 7%। सीआरआर हमेशा आरबीआई फिक्स करता है, सीआरआर का रेट फिक्स है 7%। have to kept RBI, आपको आरबीआई के पास रखने हैं, एंड 13% वो हैव टू केप्ट विद योरसेल्फ। बाबू 13% मान लो एसएलआर का रेट है, तो बाबू 10 लाख का 13% 1,30,000 आपको अपने पास ही रखने हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। आप इसके अलावा लोन कर सकते हो 8 लाख। सर आप जो ये पैसे आरबीआई के पास रखते हो 70,000 रुपये, ये सीआरआर की फॉर्म में, अब वो आरबीआई का काम है बाबू। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, आपके पैसे को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखता है, बल्कि ब्याज भी देता है आपको उस पैसे पर। सर अच्छा, इसकी वजह से ना तो का मतलब होता है आखिरी चारा। किसी कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, तो अगर कोई चारा ना मिले आपको, तो आगे वो पीछा छुड़ा के नहीं भागेगा, प्रोवाइडेड आपने उसके सारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर रखी। सर आप सीआरआर इसी वजह से मेंटेन कर रहे हो कि आरबीआई आपकी हेल्प करे, और आरबीआई करता है। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको। सर पिछले 15 दिन में मान लो मेरे बैंक में एक ही कस्टमर आया, उसका नाम है पार्थ, 10 लाख रुपए की डिपॉजिट दे गया, सेविंग अकाउंट खुलवाया, 10 लाख जमा करे, बोल गया, ठीक है।
मैंने क्या करा, 8 लाख का लोन कर दिया, CRR भी मेंटेन है, SLR भी मेंटेन है, 1,30,000 मेरे बैंक में पड़ा है, 70,000 RBI के पास पड़ा है, 8 लाख का लोन कर दिया। 15 दिन के बाद ये आ गया, 16वें दिन लाओ जी मुझे इमरजेंसी जरूरत है, पूरे 10 लाख चाहिए। ईमानदारी से बताओ, मेरे बैंक में 10 लाख अवेलेबल है, कितने अवेलेबल है, 1,30,000, SLR अवेलेबल है बस। मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो लोन कर चुका। बाबू ये जो आपने 70,000 रुपये CRR मेंटेन करी है ना, ये आपको हेल्प करेगी चाहे 70 करोड़ रुपए लेके आओगे इसे। इसलिए बोला जाता है CRR मेंटेन करो, SLR मेंटेन करो बैंक को, कि अगर आपको कभी भी बाद में फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी तो RBI दे देगा, वरना आप फंसोगे। मान लो आपने 8 लाख का लोन किया, बैंक का इंटरेस्ट रेट आपको पता ही है, 10, 11, 12% तो कमा ही रहे होंगे ना। जब RBI से लोन लोगे तो RBI 6% पे देगा। अगर मैं 8 लाख रुपए आपका लोन पे चल रहा है, अगर 6% पे उठा भी लिया तो क्या दिक्कत है। तो अब वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है, RBI किसी भी कॉमर्शियल बैंक के लिए फाइनेंशियल हेल्प के तौर पे RBI चाह रहा है। जब हर तरफ से हेल्प देना हो जाएगी, RBI पक्का हेल्प कर देगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आ गई। एंड बाबू लास्ट फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस। सर मैंने ना वैसे इसकी बात करी है थोड़ी सी जब मैं कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़ाता था। बाबू इंटर बैंक चेक जब होते हैं, मैं इधर देखो मैं याद करा देता हूँ। बाबू मैंने एक चेक काट के दिया रजत को, ये चेक है क्रॉस चेक, कुछ शायद याद आ जाए, क्रॉस चेक काट कर दिया मैंने रजत को, मेरा बैंक है PNB, रजत का बैंक है HDFC। जब ये HDFC में जाएगा तो इसको पैसे कैसे मिलेंगे, ये क्या कहेगा, HDFC बैंक के एम्प्लॉय को कहेगा फटाफट से अभी मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। अब वो वहां से आंसर एक ही आएगा कि मैं HDFC बैंक का एम्प्लॉय हूँ, PNB का सर्वर चला कर नहीं देख सकता कि मनीष के अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, उसके साइन मैच कर रहे हैं कि नहीं है, नहीं चला सकता होगा ना HDFC एम्प्लॉय, HDFC बैंक का एम्प्लॉय PNB बैंक के एम्प्लॉय का PNB का सर्वर कभी नहीं चला सकता। सर तो क्या होता है, क्लियरिंग होती है बेटा इस चेक की, ये चेक क्लियरिंग में जाता है और आज की तारीख में 36 घंटे लगते हैं, मैंने बताया भी था 1.5 दिन लगता है। वो आपको पता है चेक किसके थ्रू क्लियर होता है, थ्रू RBI, RBI का क्लियरिंग हाउस। मैं पहले वाला क्या होता है, आप चेक ना चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल के आ जाते हो घर, बैंक एक टाइम के बाद उस चेक ड्रॉप बॉक्स को ओन करता है, वहां पे जितने चेक होते हैं वो सब कोई भी सही बैंक चेक ड्रॉप बॉक्स में डालता हो तो आप क्लियर करा कर जाते हैं अपने सामने। सब इंटरबैंक चेक है, सब स्कैन होते हैं और RBI के सर्वर पर डलते हैं। जिस बैंक का चेक होता है उसी RBI के सर्वर से नोटिफिकेशन आता है उस बैंक के पास चेक होता है। HDFC बैंक ने निकाला वो चेक, स्कैन करा, RBI के सर्वर पर अपलोड कर दिया, वहां से नोटिफिकेशन क्या मेरे बैंक को क्या आपके बैंक का चेक आया हुआ है, उन्होंने सारी डिटेल खोली, अच्छा मनीष का चेक है, ये चेक नंबर है, ये डेट का चेक है, मैच करा दे, वो ओके कर देंगे तो PNB बैंक से मेरे पैसे कटेंगे और HDFC बैंक के पास जाएंगे। तो वो ये जो पूरा क्लियरिंग का प्रोसेस है किसके थ्रू हो रहा है बेटा, थ्रू RBI। पुराना सिस्टम भी बता देता हूँ आपको, बड़ी हैरानी होगी, आइडिया भी नहीं होगा, मैंने तो क्लियरिंग देखी हुई है, वही क्लियरिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ। पुराने टाइम में SBI की जो सबसे बड़ी ब्रांच होती थी पूरे शहर में, उसमें क्लियरिंग सेल लगती थी रोज शाम को 5 बजे, सारे बैंक आते थे अपना चेक लेके, सारे बैंक, एक एम्प्लॉय इसी काम पे लगा था, रोज शाम को 5 बजे एक मेन ब्रांच में क्लियरिंग सेल लगती थी। और सोचो चेक उठा के ला रहे हैं और सब कंफर्म कर रहे हैं, साइन मैच कर रहे हैं दूसरे बैंक के एम्प्लॉय, यार कितना बड़ा हेडक होगा वो। और अगर आउट स्टेशन के चेक हो तो पागल बन जाए बैंक के एम्प्लॉय। समझ सकते हो कितनी बड़ी बेवकूफियत थी वो। ऑनलाइन होने से कुछ चीजें बहुत आसान हुई हैं। क्लियरिंग हाउस समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। बाबू 4th फंक्शन पे बात तो नहीं है, बस हल्की सी बात कर दूंगा, ऐसे कोर्स
फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स का मतलब सब समझते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज, FOR, ये वर्ड फॉरेन के लिए लगा है, और EX मतलब एक्सचेंज। बाबू RBI खाली कस्टोडियन कैश रिजर्व का नहीं है, RBI इज ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बेटा मैं एक बात बोलता हूँ, आप एक एक्सपोर्टर हो, आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे आउट ऑफ इंडिया और वहां से अर्न करी फॉरेक्स, क्या करोगे इस फॉरेक्स का? आपके लिए तो कागज का टुकड़ा ही US डॉलर, इंडिया में तो नहीं चलता। बेचोगे किसी कमर्शियल बैंक को, आप गए कमर्शियल बैंक में फॉरेक्स बेच दी, ठीक है, इंडियन रुपये ले आए, आप घर आ गए। सर किसी भी कमर्शियल बैंक को जब RBI ऑथोराइज करता है ना कि आप फॉरेक्स में डील कर सकते हो, तो ये भी बताकर करता है कि इतने अमाउंट में नहीं कर सकते हो, उससे ज्यादा फॉरेक्स आप भी नहीं रख सकते आप अपने पास। सर इंडिया अभी पास में बहुत जूझे, LPG के टाइम पर हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी खाली हो गए थे, पता है किसी आइडिया? LPG प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आने का कारण कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व इतने रह गए थे कि हम 15 दिन का इंपोर्ट कर सकते थे बस, फिर रह गए थे 7 दिन का। 7 दिन वो बीत जाते ना तो 8वें दिन पेट्रोल खरीदने के वैसे थे इंडिया के पास, क्रूड ऑयल खरीदने के। तो हमने इतना कुछ झेला है, इसकी वजह से आगे की पॉलिसी है कोई भी कमर्शियल बैंक बहुत बेफालतू का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास ना रखे। मान लो किसी कमर्शियल बैंक को परमिटेड है $1 लाख, तो $1 लाख से ज्यादा नहीं रख सकता। मान लो भी वो एक्सपोर्टर उसको $5 लाख बेच कर गया है और पहले उसके पास 50,000 बड़े थे, सर हर हाल 4.5 लाख रुपए आपको RBI के पास ट्रांसफर करने पड़ेंगे एक दिन में, करने ही पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है। और आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये आइडिया नहीं होगा आपको, एक एक्ट है इंडिया में फैमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, वहां पर ये भी लिखा हुआ है कि हर इंडिविजुअल अपने घर कितने फॉरेक्स रख सकता है। अब ये मत सोच लेना कि मैं डॉलर ले आऊं 50,000 अपने घर रख लो। अगर फेमा एक्ट में कार्रवाई हुई तो जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, जमानत भी नहीं होती इस लॉ में। अंधाधुंध फॉरेक्स रिजर्व कोई नहीं रख सकता अपने घर, कोई भी नहीं। इसी वजह से आप देखते हैं जो बड़े बड़े लोगों के घर छापा होता है इंडियन रुपये मिलते हैं, कभी US डॉलर नहीं मिलते, वरना आप सोचो US डॉलर ज्यादा कमा कर देंगे उनको। आप ये भी तो सोचो US डॉलर तो बढ़ ही रहा है, उनके तो घर बैठे बैठे कमाई वैसे भी बढ़ती रहेगी। अगर वो US डॉलर की फॉर्म में रखेंगे अपने घर पैसा, वो क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनको पता है अगर छापा पड़ा इंडियन रुपये भी ले, शायद जेल जाने से बच जाएंगे। क्या होगा? सारे पैसे चले जाएंगे, केस चलेगा, चलता रहेगा। अगर फॉरेक्स मिल जाएगी तो जेल भी जाएंगे और जमानत भी नहीं होगी। समझ में आई बात? तो RBI इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। कोई दिक्कत का परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े बाबू, लास्ट फंक्शन पे चर्चा कर रहे हो। इसके लिए मुझे बिल्कुल एक फ्रेश पेज चाहिए, इसलिए आप 4th हेडिंग यहाँ पर लिख लो, बस हेडिंग ही लिखनी है। 5th हेडिंग में बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लो, बिल्कुल फ्रेश पेज पर।
लोग बोलते हैं फटाफट से नोट डाउन करो फिर समझाता हूँ। वैसे मैंने एक बार समझा रखे हैं सारे, फिर भी एक बार और समझाता हूँ। आरबीआई का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मैं बता देता हूँ, यही 6 हेडिंग आपने मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड में लिखी हुई है। बस वहाँ वर्ड क्या है, इंक्रीज इन बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल ऑफ सिक्योरिटी, इंक्रीज इन एलआरआर, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, और ये दोनों हेडिंग का नाम सेम। और जो डेफिशिएंट डिमांड करा था तो हर जगह डिक्रीज 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 था। ठीक है, सेम बात लिखी हुई है। मैं एक तरफ देखना, बाबू कहता है आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। बिल्कुल करता है जी। और यहाँ दोनों तरफ से बातें लिख रही हैं भाई। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है तो क्या, और डिफ्लेशन चल रहा है तो क्या। एक्सेस डिमांड में सिर्फ इन्फ्लेशन वाली बात लिखते थे, डेफिशिएंट में सिर्फ डिफ्लेशन वाली बात, यहाँ दोनों लिखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कभी हेडिंग में इंक्रीज और डिक्रीज पर डाला ही। ठीक है बाबू, फटाफट से रिवाइज करते हैं, शायद याद आ जाए बहुत जल्दी से। बेटा बैंक रेट क्या रेट होता है? बैंक रेट बेटा वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। अगर आरबीआई मान लो कॉमर्शियल बैंक को 6% पे लोन देता है, तो आरबीआई बेटा मान लो अपने क्लाइंट को 9% से कम क्या देगा, क्योंकि आरबीआई भी चाहता है मैं बीच में कुछ कमाऊं। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक ने खुद आरबीआई से लोन ले रखा है 6% पे, तो जब अपने क्लाइंट को देगा तो 6% पे तो नहीं देगा, कुछ कमाएगा। मान लो ये 9% पे लोन दे रहा है, और मैं कहूँ इस सबके बाद भी मार्केट में बेटा इन्फ्लेशन है, तो ये प्रैक्टिस चल रही है और इन्फ्लेशन आ गया। मतलब इन्फ्लेशन की वजह सबको पता है ना क्यों आता है, क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत बढ़ चुकी है, बहुत पैसा है। तो भैया अब पैसा नहीं डालना ना इकोनॉमी में, पैसा बाहर करना है ना, क्या करोगे बाबू? आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगा। आरबीआई ने कर दिया बैंक रेट बढ़ाकर 9%। अब कमर्शियल बैंक को 9 देगा तो 9%, 2 महीने पहले पता करके क्या कर दे 9%, तब ले लूंगा। यही तो आप चाहते हो कि वह ना ले, मनी सप्लाई ना बढ़े। तो बेटा बैंक रेट वो रेट होता है बस फर्क होता है नीड्स का। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए फ्रॉम आरबीआई, तो बाबू हम बोलते हैं बैंक रेट पर। और अगर किसी कमर्शियल बैंक ने लोन लिया आरबीआई से 5 ईयर, तो बोलेंगे बैंक रेट पर लेगा। दोनों हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ अभी बात का आंसर अब आप कर दो। व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट? पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन आता है। बच्चा कहता है मैं नहीं रहा है, आप बता दो भाई, मुझे तो पता नहीं। व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट क्या है? इस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक उस पे सर जब देता है तो इंटरेस्ट आता है से। सीआरआर इज काइंड ऑफ लोन। बाबू ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट ऑपरेशन अभी मैं इसका मैं बोला है ना तो क्या कर बेच देता है इकोनॉमी, बेचेगा तो क्या होगा? पैसे देने पड़ेंगे, लोगों ने पैसा दे दिया,
रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापसी बाय करी, लोगों को लोगों का पैसा वापस कर, इकोनॉमी में पैसा पहुंचा। ठीक है जी। लीगल रेशो इसके बराबर होती है CRR प्लस SLR। CRR प्लस SLR कोई भी कमर्शियल बैंक LRR छोड़ के कम कर सकता है। 10 लाख का डिपॉजिट है, 20% छोड़ दो, बाबू RBI LRR बढ़ा देता है, 20 की कर दिया अब 30। ऐसा करने से क्या होगा, अगर 10 लाख का डिपॉजिट आया तो 30% छोड़कर लोन कर सकते हो, यानी कि पहले 8 लाख का कर पाते थे, अब 7 लाख का कर पाओगे। कम ठीक है, कोई दिक्कत तो वो इन्हें हम बोलते थे क्वांटिटी। 3 बातें यहाँ पर भी, पहली रिक्वायरमेंट, बाबू कोई भी कॉमर्शियल बैंक जितने रुपए की आप प्रॉपर्टी रखते हो उतने रुपए का 1 करोड़ का लोन दे देगा नहीं। बैंक इस रिस्क में पड़ना नहीं चाहता, कल को अगर प्रॉपर्टी के दाम थोड़े भी गिरे आप लोन नहीं उठा सकते। तो बेटा बैंक का फंडा क्लियर है कि लोन ले जाओ, 50 से ज्यादा नहीं, 25% का मार्जिन रहेगा। ठीक है बाबू, ये सब चल रहा था और इसके बाद इन्फ्लेशन आया, मार्जिन कह दिया मार्जिन 40%, 60 आधे दिन सुन के भाग जाते हैं। और सोच कर देखो कितना अजीब लगे, आप बैंक को कह रहे हो 1 करोड़ की घर है मेरा, ये रख लो, मुझे लोन चाहिए 80 लाख 90 लाख, आपने एक अमाउंट मांग ली और कमर्शियल बैंक है नहीं 60 से वो दे नहीं सकते, 40% का मार्जिन। आप क्या कहोगे, 1 करोड़ का घर है तो 60 लाख का लोन छोड़ चाहिए ही, यही चाहता है RBI इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, तभी मार्जिन बढ़ाया जाता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा डिफ्लेशन हो तो मार्जिन कम कर दिए जाते हैं। बाबू मॉरल सुएशन और क्रेडिट राशनिंग एक ही फर्क है। मॉरल सुएशन मतलब है रिक्वेस्ट करना और क्रेडिट राशनिंग का मतलब है ऑर्डर देना। बाबू वो रिक्वेस्ट और ऑर्डर किसी को लोन देने के लिए भी हो सकता है और किसी को लोन ना देने के लिए भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन कैसी है। अगर इन्फ्लेशन है तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट लोन ना देने के लिए होगा। RBI कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई करता है और हर कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट कर देता है या ऑर्डर दे देता है कि इन सेक्टर को आपने लोन बिल्कुल नहीं करने। 2 वजह हैं, एक तो मार्केट में इन्फ्लेशन है, हम चाहते नहीं पैसा पहुंचे। दूसरी वजह सर RBI का एनालिसिस बोल रहा होगा कि वो सेक्टर पैसा डुबोते हैं या पैसा वापस नहीं करते। जैसे मैंने हमेशा बोला है आपको, पॉलिटिशियन, प्रॉपर्टी डीलर्स, ये नेगेटिव प्रोफाइल होते हैं बैंक की भाषा में, इन्हें लोन नहीं होते आसानी से, बहुत मुश्किल होता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही बात। और अगर डिफ्लेशन हो तो RBI की रिक्वेस्ट या ऑर्डर पता है किस लिए आएगा कि लोन करो, इन लोगों को ज्यादा करो ताकि इकोनॉमी में पैसा पहुंचे। सिर्फ तो रिक्वेस्ट मार्केट भाई ये करना 10 करोड़ ले रखे थे ना, पैसा पता है लोग कैसे खर्च ले रहे, सब जरूरत का सामान सबको फैसिलिटी खरीदनी पड़ सकती है, लाख रुपए की 10 लाख ऐसा था। अब इकोनॉमी में पैसा आ ही नहीं रहा भैया, लोग खर्च ही नहीं रहे भाई, एक का खर्चा था, पैसा पहुंच ही नहीं रहा। RBI नहीं तो बचवाया, आपको तो आइडिया नहीं, लोग घर बैठ के सो रहे होते हैं, लोगों को इकोनॉमी के बारे में नहीं पता। RBI ये सब काम करता रहता चोरी छुपे।
सबको लोन हुआ उस टाइम पर भी मांगा कमर्शियल बैंक से, ऐसी डायरेक्शन आ जाती है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा बताओ, आपके क्वेश्चन का जवाब रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है तो कमर्शियल बैंक सुनते होंगे कि नहीं? मैंने पहले भी पूछा था आपसे क्वेश्चन, सुनते होंगे कि नहीं? सुनते होंगे। लैंडर ऑफ क्लास तो थोड़ा याद है, तो आप तरीके चार अगर कुछ ना बचा तो आगे भी मदद नहीं करेगा, तो रिक्वेस्ट भी सुननी पड़ती है, ऑर्डर तो भूल जाओ, ठीक है? इतना ही